संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का एक क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। यानी दक्षिण भारत के इतिहास भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का आर्थिक अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। संगम जो शब्द है उसका अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी रचना का प्रकाशन संभव था। मतलब कि तमिल भारत का क्रमबद्ध इतिहास से जिससे ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी। जब मतलब कि एक आयोजन होता था उसमें सब जितने लोग आते थे वो उसमें अपना रचना को प्रस्तुत करते थे और जो उसके बाद वहाँ पर स्वीकृति होगा तभी उसका प्रकाशन संभव होता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम का आयोजन किया गया। इनमें संकलित साहित्य को हम संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम का आयोजन हुआ? पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ, जिसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम का आयोजन हुआ था और इसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के तमिल एवं विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया। संगम साहित्य का संग्रह 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिल और द्वारा विविध पृष्ठभूमि में किया गया है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है, जिसमें पत्थुपातु इत्योथोकै पदईनेन कली कनकु तिरुवल कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता। तिरुवल्लुर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसमें विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र राजनीति आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। जो कुराल है इसके रचयिता थे तिरुवल्लुर। ये तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है। अब 3 संगम साहित्य का आयोजन हुआ था इसके बारे में देखें। संगम साहित्य 3 संगम साहित्य हुए थे। जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम संगम साहित्य हुआ था वो 4400 वर्ष पहले हुआ था, द्वितीय 3700 वर्ष पहले हुआ था और तृतीय 1850 साल पहले हुए है। प्रथम संगम मदुरा में हुआ था। मदुरा ये जो प्रथम संगम है वो विलीन हो गया। द्वितीय संगम पाटपुरा में हुआ था, ये भी विलीन हो गया। और तृतीय संगम मदुरा में, यानी पहला और तीसरा संगम मदुरा में हुआ था। पहला और दूसरा दोनों विलीन हो चुका है, मतलब इसका कोई साक्ष्य नहीं है, विलीन हो गया समुद्र में। जो पहला संगम था इसका आयोजन अगस्त ऋषि द्वारा, इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे और दूसरा संगम के भी अगस्त। यानी पहला दूसरा का अध्यक्ष सेम है अगस्त और पहला और तीसरा का स्थान सेम है मदुरा। ठीक है, इसका मदुरा और ये तीसरा का मदुरा और पहला और दूसरा का अध्यक्ष अगस्त ऋषि। पहला का जितने भी ग्रंथ के रचयिता हुए कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा में भी ये भी समुद्र में विलय है। तोलाकपिलियम तमिल व्याकरण की रचना दूसरा संगम में हुआ था। तोलाकपिलियम इसके तमिल व्याकरण, इसके तोलाकपिलियर इसके रचयिता थे। और तीसरा संगम में जो नक्कीरर के अध्यक्षता में हुआ था, नक्कीरर के अध्यक्षता में हुआ था। ये इसमें भी बहुत सारे ग्रंथ के रचयिता हुए थे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिए। नदु थोक्कै, कुरु थोक्कै, नित्रयनी, एरुक्कै, भरु, परिपादल, कुर्थु, वरी, पेरैसे तथा सित्रैसे आदि। ये तीसरा संगम में ये सब ग्रंथ हुआ था। इंपॉर्टेंट है इसमें से कि पहला संगम हुआ था मदुरा में और दूसरा संगम कपाटपुरे और तीसरा संगम मदुरा में। पहला अगस्त और दूसरा अगस्त हुआ था और तीसरा संगम जो नक्कीरर के समय हुआ था।
और एक इम्पोर्टेंट दूसरा संगम में तोलक-प्रियम का तमिल व्याकरण की रचना हुई थी। नेक्स्ट, कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के आरंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रसु अप्पार ने किया था। एवं तमिल एवं कवियों विद्वानों के परिषद को संगम का नाम ये प्रारंभ के सबसे पहले प्रयोग किया था शैव संत नायनार। एलांगो कृत सिल्क पादिकरम पायलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता और राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिसमें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरीपट्टनम को कोवलन और उसकी पत्नी कन्विकी और नर्तकी माघवी की प्रेम कहानी है। किसमें? जो एलांगो कृत शिल्पाधिकारम है, इसमें पायलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता राष्ट्र काव्य के रूप में जानी जाती है। इसमें कितने सर्ग है? 30 सर्ग है, 3 खंड है। इसमें कोवलन, कन्वकी और माघवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलई सतनार ने मनी मेकलय रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमार एवं मनी मेकले कोयलम और नर्तकी माघवी की पुत्री की प्रेम कहानी। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई। इनका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दंडीनाथ 5वीं सदी कृत न्याय प्रवेश पर आधारित है। दंडीनाथ न्याय प्रवेश का रचयिता कौन थे? दंडीनाथ। जीवक चिंतामणि संगम काल में बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना जैन भिक्षु तिरुत्कर देवर यानी जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? तिरुत्तक देवर को दिया गया है। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार थे जो जैन भिक्षु बने। तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार थे जो जैन भिक्षु बन गया था। तोल्लकप्पियम तमिल व्याकरण 5वीं सदी में के बाद बहुत ही प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लाउर और तिरुक्कल सबसे प्रसिद्ध है। ये जो दूसरा संगम हुआ था उसमें हुआ था। ठीक है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण है जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामा अवतार है। इरामा अवतार का रचयिता कौन है? कंबन। इरामा अवतार। संगम साहित्य के काव्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। संगम साहित्य के काव्य 2 श्रेणियों में बांटा गया, अक्कम और पूरम। संगम साहित्य के काव्य को कितनी श्रेणी बांटा गया है? 2, अक्कम एवं पूरम। अक्कम काव्यों में प्रेम है और पूरम में युद्ध है। संगम साहित्य के काव्य को कितने श्रेणी में बांटा गया? 2, अक्कम और पूरम। अक्कम में प्रेम है और पूरम में युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के 3 राज्य चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त है। उत्तर पूर्व में चोल है, जैसे उत्तर पूर्व में चोल है, दक्षिण पश्चिम में चेर है और दक्षिण पश्चिम में पांड्य है। संगम काल में हमें 3 राज्य चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। संगम युगीन राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। संगम युगीन राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली किसका था? चोलों का था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लाउर नदियों के बीच स्थित है। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल कहाँ का था? चोलों का था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। यानी संगम युग में सबसे शक्तिशाली कौन था? चोल था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लूर नदी के बीच में स्थित है। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मत का था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय धर्म प्रदान किया। यानी करिकाल चोल में था और ये ब्राह्मण का था और ब्राह्मण को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पुतन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसे कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुना नुनु पादे ने करिकाल को संगीत सप्तस्वरों के विशेषज्ञ बताया। संगम युग का दूसरा राज्य चेर था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है।
इस राज्य में कुछ प्रमुख राजा हुए: उदय जीरल लगभग 130 ईस्वी, नंदू जीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेन गुट्टुल 180 ईस्वी। सेन गुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि धारण की अधिराज की उपाधि किसने धारण की? संगम युग में सेन गुट्टुवन ने। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठा किया। पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को प्रतिष्ठित किसने किया था? सेन गुट्टुवन ने। यह अधिराज की उपाधि धारण किया था। संगम युग में तीसरा राज्य पांड्य का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। पांड्य किधर था? कावेरी के दक्षिण में। पांड्य की राजधानी मदुरा थी। पांड्य राजाओं ने नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन जो था सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमाईचान कहा जाता था, चाहे अमाईचर कहा जाता था। मंत्रियों को संगम युग में मंत्रियों को कहा जाता था अमाईचान या अमाईचार। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था राज्यसभा को संगम युग में। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश था तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत थी। राजा के न्यायालय को मनरम संगम युग में राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यक्ति के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था और झूठ बोलने पर जीवे काट लिया जाता था। भूमि कर अनाज एवं नगद एवं अनाज दोनों में अदा किया जाता था। संभवतः ये उपज का 6वां भाग था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों के सीमा शुल्क में चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ एवं पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों को पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल के समय जानने के लिए किसका जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था? तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। ब्राह्मणों का उदय सबसे पहले संगम काल में हुआ, जो समय में सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस के भक्षण एवं शूरा पीते थे। ब्राह्मण के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था, जिसका मुख्य पेशा क्या था? वेलार वर्ग का स्थान था जिसका मुख्य पेशा कृषि था। संगम काल में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम काल में कुछ अन्य वर्ग: पुलयन दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी एवं पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। एनियर शिकारियों की एक जाति थी। एनियर का था शिकारी था, पुलियम दस्तकार था और वेल्लार का मुख्य काम कृषि था। ब्राह्मण के बाद वेल्लार आता था, पुलयन दस्तकार था, एनियर शिकारी था और मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्लपियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में प्रदान किया गया है। इसमें हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच का उल्लेख मिलता है। परिणय विवाह की मान्यता दी गई जिसमें पंचतीतय कहा गया है। परिणय विवाह को मान्यता थी जिसमें पंचतीतय कहा गया। एक पक्षी परिणय को कैकेयी एवं अनुचित प्रमाण के लिए पेरुदीनय कहा गया। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसमें दूध मिलाकर सांभर बनाया जाता था। नर्तक नर्तकी गायक के दल धूम धूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में पानर और विडैलियर कहा जाता था। तमिल साहित्य को मचलियर तथा ओवाइयर जैसी कविताओं की चर्चा हुई है जिसमें स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। संगम काल में कौओं को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथि के आगमन पर सूचना देते थे। कौआ नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराता था। इस काल में सागर के मध्य चलने के साथ जहाजों को साथ ले जाया जाता था।
संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल तथा वीरप्रस्थ कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी तथा युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा प्रमुखों को वेलियर कहा जाता था। किसान को क्या कहा जाता? वेल्लार, तथा प्रमुख को वेलियर। वे क्या कहा जाता? प्रमुख को वेलीर। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य करती थी, जिसे कड-सीवर कहा गया है। कड-सीवर ये क्या करती थी? महिलाएं थी जो खेती करती थी, कड-सीवर। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य उनका सुव्यवस्थित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राजा में केकई, सलियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई से मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोकई से मोती खोजा जाता था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का प्रमुख पतन यानी बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था, यानी अरिकमेडु से जो बंदरगाह था वहां से रोम से व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती कहाँ से? अरिकमेडु से मिला था। यहाँ मनके के निर्माण के कारखाने में मिले। पेरिप्लस से अरिकमेडु को पेडोक कहा गया। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पोडेक कहा गया। संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को सीधे समुद्र पार करने की विधि खोली। कौन? हिप्पोलस। समुद्र पार करने की एक विधि खोजी। तमिल देशों का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उनका नाम सुब्राह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिक के स्थान पर उनका तटस्थ स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को पार्वती शिव का पुत्र माना गया। स्कंद का एक नाम कुमार भी था। तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक क्या था? मुर्गा माना जाता था तथा उनके विषय में यह मान्यता थी कि उन्हें पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उनका अस्त्र क्या था? बर्छा था। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा, अस्त्र बर्छा। कुर्वस नामक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियां माना जाता था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति थी जिसकी स्त्री को मुरुगन की पत्नी माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य को पवित्र या जादुई शक्ति में विश्वास जताया गया, जिसे अनुक कहा गया। संगम साहित्य में पवित्र तथा जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया, जिसे अनुक कहा गया।